अत्याचार और शोषण की बात अगर कोई ये कहता तो बहुत बड़ा तानाशाह है, कोई ये कहता हो कि उसके सामने सरकारें झुकती हैं, तो मैं बताऊं हम वो लोग हैं, हम वो मजदूरी करने वाले लोग हैं, घास खोदने वाले लोग हैं, गेहूं काटने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं कि जो जिन लोगों का जलवा एक दिन भोपाल मध्य प्रदेश सरकार झेल नहीं पाई थी, हम वो लोग हैं। ये बताओ जाकर के निरपेक्ष में अन्याय करने वालों के साथ जो अधिकारी होगा उसकी भी तबियत आने वाले समय में ठीक करने का काम करें। मैं ये भी वादा करता हूं बिल्कुल चुनौती के साथ। मुरैना चंबल में डकैतों का ललकार भी देखी है, सब चीजें देखी हैं और डरते भी किसी चीज से नहीं है। लेकिन भाई भीम आर्मी के हाथ पैर मत तोड़ो, ये गलत है। हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी वो जेल चले जाए, प्रशासन ने संवैधानिक दायरे में जेल भेज दे, वरना के किसी दिन हम मन में बन पड़ा कि हड्डी वड्डी तोड़ लें तो मुझे लगता है कि जितने लोग अन्याय करने वाले हैं उतना मांस तो सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। हकीकत है भाई, एक समय होता मरे हुए जानवरों का मांस घर वाले हमारी माँ बहनें जो ना काट कर लाती थी, सुखाती थी, महीना भर खाते थे। आप तो खैर उसमें दाल नमक हल्दी मिर्च सब कुछ मिला लेते हैं, तो ऐसा ना करें भाई, ये गलत है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करूं जिस भाषा को सुनकर मुरैना के लोग भी गर्म हो जाए, जिस भाषा को सुनकर शायद माता फूलन देवी का संघर्ष आप लोगों के खून में रौंद उतरे। लेकिन फिर सोचता हूं कि सदियों से जिन लोगों ने शोषण सहा, जिन लोगों पर अत्याचार हुआ, जिनकी बेटियों के बलात्कार हुए, जिनके बुजुर्गों का अपमान हुआ, आज वो समाज मुश्किल से धीरे धीरे रेंग रेंग कर खड़ा हो रहा है। आज वो अपनी आवाज उठा रहा है। उस समाज का मार्गदर्शन करना जरूरी है। अगर गलत मार्गदर्शन किया तो गलत दिशा की ओर जाएंगे, और अगर सही मार्गदर्शन कर दिया तो आने वाली 100 पीढ़ियों तक कोई फूलन देवी पैदा नहीं होगी, ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा। मैं तो कहता हूं यहां के प्रशासन के साथियों से भी कि आप अपनी कलम को न्याय की ओर मोड़िए, यह बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी कलम को न्याय की ओर नहीं मोड़ेंगे तो वो गरीब जो यहां से 100 किलोमीटर दूर गांव में मजदूरी कर रहा है, वो किसान जो रात दिन मेहनत करके गेहूं उगा रहा है, जिसको ये लगता है कि उसके साथ कुछ गलत होगा, तो शासन प्रशासन के लोग उसकी मदद करने का काम करेंगे। अगर आप अपनी कलम को सही नहीं करेंगे तो उस मजदूर किसान की वो आस टूट जाएगी, महिला बहनों की आस टूट जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी कलम में सुधार करें, क्योंकि जो पर्चे मेरे सामने पड़े हुए हैं, कहीं किसी बेटी को निर्वस्त्र कर कर खींचा जाता है, कभी भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष को मारा पीटा जाता है, कभी 1 साल पहले घटित घटना गुजर समाज के साथ बच्चे को गोली मार करके 1.5 साल तक आज तक उसकी गिरफ्तारियां नहीं होती। ये तमाम घटनाएं मेरे सामने हैं। अगर कोई ये सोचता है या कोई विशेष वर्ग ये सोच पड़ा कि नहीं वो तानाशाह हो गए, सरकार में उनके आका बैठे तो तानाशाह हो गए हैं, तो मैं उनको बताऊं साहब हम भीम आर्मी के लोग हैं। आज तक कभी हमने डंडा नहीं उठाया, आज तक का रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी इस देश में हम लोगों को नक्सली आतंकवादी ना जाने क्या क्या कहा गया। मेरे आज सहारनपुर की घटना भी याद आ रही है, जब सन 2017 में वहां एक गांव में बेटियों के साथ अभद्रता हुई, सदगुरु रैदास जी की प्रतिमा का अपमान हुआ, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान हुआ, वहां महिलाओं को बेटियों को खींच खींच कर पीटा गया, वहां पर दलितों के जानवरों में आग लगा दी गई, दलितों के घरों में आग लगा दी गई, अनाज फूंक दिया गया। जब उनके लिए हमने रोटी कपड़े मकान की बात कही, जब उनके लिए हमने जा करके अपने लोगों को कहा कि नहीं वो जो बेटियों के तन पर कपड़ा नहीं उनको कपड़े पहनाने हैं, कपड़े दीजिए, तब सरकार ने और यहाँ के उन सामंती व्यवस्थित लोगों ने हमें नक्सली का टैग दिया था।
आतंकवादी का टैग दिया था। वो दिन मेरे याद आ रहा है। मैं जब अपनी डिग्रियां देखता हूं, चंद्रशेखर आजाद की डिग्रियां देखता हूं, मैं जब यहां बैठे रामप्रीत गुर्जर की डिग्री देखता हूं, सुनील बैरसे की डिग्री की देखता हूं, अनिल गुर्जर की डिग्री देखता हूं, तो उन डिग्रियों में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग दिखाई देते हैं। और ये महसूस होता है कि अगर हम भी थोड़ी मेहनत कर लेते तो कहीं पीसीएस अधिकारी होते, कहीं बैंक में मैनेजर होते, 1-2 लाख तनख्वाह ले रहे होते और उतनी ज्यादा रिश्वत ले रहे होते, क्योंकि व्यवस्था देश की है। लेकिन नहीं, रास्ता कुछ और चुनना था, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते को चुनना था। अगर कोई ये कहता कि हमारी समस्याओं का समाधान क्या है, तो मैं ये कहता हूं हमारी समस्या का कारण भी हम ही लोग हैं और हमारी समस्या का समाधान भी हम ही लोग हैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक की कोई समस्या का समाधान है तो इस देश में लोकतंत्र में व्यवस्थित लोग उसकी समस्या का समाधान है। अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात चल रही थी। हमारे साथी ने खूब ये बताया कि वहां रहोगे तो ये होगा, वहां रहोगे तो ये होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले, अच्छे स्कूल में चले जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर के बुजुर्गों का इलाज अच्छा हो? क्या आप नहीं चाहते आपके गांव के गली खड़ंजे अच्छे हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके साफ पानी पीने का आए? क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन भी सुखद हो? ये सब हो सकता। ये जो हो रहा है, ये मुरैना के अंदर बेटियों के साथ, भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, ओबीसी समाज के साथ, दलित पिछड़ों के साथ, इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। अगर हम 26 जनवरी 1950 को स्थापित जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आजादी के बाद इस देश को संविधान दिया, अगर हम उसका मतलब समझ जाते, अगर हम उसे परिभाषित कर देते, अगर हम उसे आत्मसात कर लेते और लोकतंत्र की व्यवस्था को समझते, तो क्या यहां ऐसे मंत्री पैदा होते जो बेटियों के बलात्कार पर, बेटियों को निर्वस्त्र करके खिंचवाने पर भी अपराधियों का संरक्षण करते हैं? क्या यहां ऐसे नेता पैदा होते कि 1.5 साल हो गए गुर्जर समाज के बच्चे को गोली लगे हुए, उसकी हत्या हुए, उसका पिता बाप बाट देख रहा है कि कब वो अपराधी जेल जाएंगे? क्या ऐसा हो जाता? नहीं होता। समझिए कि जब चुनाव आता है तब लोग हमारे घर आते हैं, हमारे दादा के, हमारे पिता के, हमारी माँ के पैर पड़ते हैं, वो हमारे चूल्हे से रोटी निकाल करके खा लेते हैं, वो हमारा झूठा खा लेते हैं। लेकिन जब चुनाव चला जाता है, फिर 4 साल 364 दिन वो आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखते, वो आपके दुख को नहीं समझते। आपके घर में अनाज है नहीं है आपको कोई मतलब नहीं, आपका बच्चा बीमारी से मर गया है जिंदा है उनको कोई मतलब नहीं। अब सोचिए ना, वोट किसका? हमारा ताकत किसकी बनी? जयती हमारी ताकत किसकी बनी? उसकी जिसने हमारे घर की बेटियां खिंचवाई, जिसने हमारे घर के बच्चे को गोली मारी, जिसने सिर्फ जाति के नाम पर हमारा उत्पीड़न किया, शोषण किया, उसकी। क्यों? किस लिए? कब तक हम दूसरों के गुलाम बने रहे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहे? कोई भी हमें आकर कह देता है कि हम तुम्हारा वोट चुटकी बजाकर खरीद लेंगे। क्या इस देश का दलित पिछड़ा इतना कमजोर हो गया कि उसका वोट चुटकी बजा के खरीदा जा सकता? मैं जानता हूं एक सवाल मन में सबके कुरेद रहा होगा कि यहां हमने इस व्यक्ति को इसलिए बुलाया कि जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं उन पर बात करें, लेकिन ये व्यक्ति बात कहीं कहीं लेकर चला गया। मैं बात इसलिए यहां से वहां लेकर जा रहा हूं जहां आपकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। आप जानते हैं वोट की ताकत क्या होती है? अगर आप एक वोट का सही प्रयोग कर ले, सही व्यक्ति को दे दें, तो आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगर आप अपना वोट गलत व्यक्ति को दे दें तो आपका बच्चा शिक्षा छोड़िए खिचड़ी सिर्फ खा सकता है। उदाहरण देकर बताऊंगा।
कि अगर सरकार और शासन आपका हो और इस देश में शिक्षा मंत्री आपका हो तो एक इतने से पेज पर साइन नीचे कर देने से इस देश के प्रत्येक नागरिक का बच्चा एक स्कूल में पढ़ सकता है। भारत के अंदर शिक्षा दोहरी शिक्षा नीति नहीं, तिहरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति आती है यहाँ डीएम के अंडर, एसएसपी के अंडर, यहाँ के मंत्री के अंडर, यहाँ के पैसे वाले बड़े व्यापारी के अंदर, कि उनका बच्चा जब स्कूल जाता है आराम से 20, 30, 50 हजार रुपए महीने की फीस जमा कराई जाती, और उस फीस को जमा कराने के बाद उनका बच्चा हर वो चीज सीख कर आता है जो सीखनी चाहिए, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के बच्चे को सीखनी चाहिए। वो पढ़ना सीखता है, वो लिखना सीखता है, वो डांस करना सीखता है, वो पानी में तैरना सीखता है, वो गाना गाना सीखता है, वो भाषण सीखता है। एक शिक्षा ये है। दूसरी शिक्षा, ये जो फोर्स के लोग, सिपाही, दरोगा तक की भर्ती के लोग हैं, या मैं ये कहूं जो बैंक में क्लर्क हैं, जो बाबू हैं, जो स्कूलों में मास्टर हैं, एक शिक्षा उनके बच्चों की है। वो अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं जहां की फीस 1000, 2000 होती है। बच्चा उनका वहां पढ़ता तो है, शिक्षा तो लेता है, उनको लगता है कि उनका बच्चा अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले रहा है, लेकिन क्या वो कभी मंत्री के बेटे का मुकाबला कर पाएगा? क्या कलेक्टर के बेटे का मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आने वाले समय में या तो सिपाही बनेगा या ज्यादा ज्यादा बाबू बन जाएगा, वो आईएएस पीसीएस नहीं बन पाएगा। एक तीसरी शिक्षा है जहां मेरे और आपके बच्चे जाते हैं, जहां इस देश में के मजदूर और किसान के बच्चे पढ़ते हैं, वो है प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा। जो शिक्षा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 क में स्थापित की कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने का फ्री अधिकार। हमारा बच्चा स्कूल जाता है और वहां से खिचड़ी खाता है और वापस आ जाता है। आप जानते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला जो मास्टर है वो स्पेशल आपके बच्चे को पढ़ाने की डिग्री लेकर के तब स्कूल में पढ़ाता है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर जो है वो कोई स्पेशल डिग्री नहीं लेता, वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गया डायरेक्ट जाकर पढ़ाने लगता है। सरकारी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह 50,000 से ऊपर होती है और प्राइवेट स्कूल के मास्टर की तनख्वाह 20,000 से ऊपर होती है। कभी सोचा आप लोगों ने कि प्राइमरी स्कूल में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं हो रही, प्राइवेट स्कूल में क्यों हो रही है? क्योंकि वहां आपके बच्चे जाते हैं, वो लोग जिनको पैर की जूती समझते हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। वो जानते हैं कि इनको धूप की तपिश पता है, वो जानते हैं इनको धूल का असर पता है क्या है। अगर इनके बच्चे सही पढ़ लिख लिए तो इस देश की राजगद्दियों पर वो कब्जा कर डालेंगे। इसीलिए उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के मास्टरों को जनगणना में लगाया, जानवरों की जनगणना में लगाया और अन्य कामों में लगाया, लेकिन सही से पढ़ाई करने के लिए नहीं कहा। यह व्यवस्था इस देश की है। अगर आप सोचते हैं कि यह व्यवस्था बदले तो इस व्यवस्था को बदलने में आप ही को आगे आना पड़ेगा। आज अगर बुखार चल जाए, जैसे अब सर्दी खत्म हुई है, गर्मी आ रही है, बुखार चल रहा है वायरल का, आप जाए डॉक्टर के तो 20, 30 हजार, 50 हजार से कम आपका इलाज होगा नहीं, तब आप ठीक होकर आएंगे। वहीं एक अच्छे पैसे वाले का इलाज उससे भी बड़े हॉस्पिटल में होगा, जहां एक रात की फीस 1 लाख रुपए है, वहीं आपके और मेरे बच्चे का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा, जहां बेंच के नीचे से अगर आपने कुछ दे दिया तो इलाज हो जाएगा, नहीं दिया तो आपका बच्चा तड़पता रहे। और अगर इस देश में हॉस्पिटल एक जैसे हो जाए कि बुखार चढ़ाओ डीएम को, बुखार चढ़ाओ मुझे और बुखार चढ़ाओ आपको, हम एक ही कमरे में एक अलग अलग बेड पर पड़े होकर इलाज करा रहे हो, मरेगा तो यहां का कलेक्टर भी मरेगा, मरेगा तो मैं भी मरूंगा उस बुखार से, और अगर कलेक्टर जिंदा रहेगा तो मैं भी उस बुखार से जिंदा रहूंगा। लगता नहीं आपको ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये कब होगा? जब बाबा साहब द्वारा स्थापित संविधान में जो लोकतंत्र की व्यवस्था दी गई है, आपको जो वोट का अधिकार दिया गया है, खासतौर से वोट का अधिकार इस देश के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लिए,
इसको अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। इस वोट की ताकत को एकजुट कर कर यहां की शासन सत्ता को बदल देना चाहिए और ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब बताइए, आप ही जवाब दीजिए, अगर यहां के सबसे बड़े मंत्री के बेटे को कृषि मंत्री बना दिया जाए, क्या उसके पास किसानों की समस्या का समाधान होगा? जब उसे यही नहीं पता कि ईख कब बोया जाता है, गन्ना कब बोया जाता है, गेहूं कब बोया जाता है, चना कब बोया जाता है, सोयाबीन कब बोई जाती है, क्या वो समाधान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप किसान और आपके बेटे को कृषि मंत्री बना दिया जाए तो वो वहां जाकर पार्लियामेंट में धार सकता है कि इस बार गन्ने की फसल में ये रोग आया है, इसके लिए इस वाली दवाई की आवश्यकता है। वो दवाई सोसाइटी या सरकार के माध्यम से किसानों तक फ्री भिजवाई जाए। इस बार गेहूं की फसल हल्की हुई है, कारण पता करेगा, आपकी जमीन की जांच कराएगा, कौन सा कीड़ा जमीन में लगा है यह बताएगा। अगर किसान का बेटा कृषि मंत्री होगा तो, और व्यापार नेताओं का बेटा होगा वो थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यही व्यवस्था बदल दी। आज व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी कहते हैं हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं कहता हूं जब तुम नेताओं के बच्चे को वोट दोगे तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? अरे अपने बेटे को निकालो राजनीति में, कोई जगह नहीं देता तो भेजो भीमार में देगी जगह है, और जिताकर उसको भेजो, वो जाकर बात करेगा कि हमारी व्यापारियों की ये समस्या है। ये काम जब तक नहीं होंगे काम चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। रही अन्याय अत्याचार और शोषण की बात, अगर कोई ये कहता कि बहुत बड़ा तानाशाह है, कोई ये कहता हो कि उसके सामने सरकारें झुकती हैं, तो मैं बताऊं हम वो लोग हैं, हम वो मजदूरी करने वाले लोग हैं, घास खोदने वाले लोग हैं, गेहूं काटने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, कि जो जिन लोगों का जलवा एक दिन भोपाल मध्य प्रदेश सरकार झेल नहीं पाई थी, हम वो लोग हैं। ये बताओ जाकर के, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी कार्यस्थली मुरैना को बना ले और मुरैना के मंत्री संतरी एसपी कलेक्टर झेल ना पाए। शोषण उतना करो जितनी सहने की क्षमता हो, अगर सहने की क्षमता ना हो तो शोषण को कम करना शुरू करो। और मैं ये भी वादा करता हूं, मेहनत करेंगे या सरकार बदलेंगे, जो भी अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, आज के परिप्रेक्ष्य में अन्याय करने वालों के साथ जो अधिकारी होगा उसकी भी तबियत आने वाले समय में ठीक करने का काम करें। मैं ये भी वादा करता हूं, बिल्कुल चुनौती के साथ। लेकिन मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, इस व्यवस्था को बदलने में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कंधे को मजबूत करने का काम करो। अरे एक बार तो मौका दो, कम से कम बिना मौका दिए पूरे देश में अन्याय अत्याचार की लड़ाई हम लड़ते हैं। यहां बैठे सब लोगों की कमर देखोगे तो डंडों से लाल है पुलिस के। कभी सामंती व्यवस्था के लोग घेर लेते हैं, कभी पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर कमर लाल करती है। न जाने कितने मुकदमे इन लोगों पर है। मैं पूछता हूं कैसा मन है आप लोगों का? क्या ये पिघलता नहीं कभी? या सिर्फ उनके सामने झुकते रहोगे जो तुम्हारे साथ शोषण करते हैं? अरे जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, अपना वोट सपोर्ट नोट, अपना झंडा डंडा उन पर न्यौछावर करो, उनका कन्ना मजबूत करो। उन्हें कहो कि जैसे सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हो, बेटा जीत कर जाओ और विधानसभा में जाकर ललकारने का काम करो। ये कहो उन लोगों को, समझाओ हर गरीब किसान को, ये देश किसानों का देश है, ये देश मजदूरों का देश है। ये बताओ जाकर के यहां के तानाशाहों को, ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे एक शख्स याद आता है, मैं सोचता हूं कि इतनी कम उम्र में खुशीराम बोस इतनी कम उम्र में 17 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे, आजादी की लड़ाई लड़ते हुए। खुशीराम बोस नेट कर लीजिएगा। मैं सोचता हूं कि अब से 100 साल पहले, 80 साल पहले एक 17 साल के बच्चे की सोच क्या थी देश के प्रति कि उसने फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं याद करता हूं शहीद आजम भगत सिंह को कि 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए। कैसा खून है हम लोगों का, क्यों खोलता नहीं है? उस समय अगर संविधान होता और उस समय लोकतंत्र होता, मैं लिख कर देता हूं कि उस समय
भगत सिंह जैसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनते, शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनते। उस समय अगर संविधान होता, लोकतंत्र होता, नहीं था। आज है, आज हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ संविधान का आर्टिकल 19 उठाने की जरूरत है। उस आर्टिकल को उठाकर उसका प्रयोग करके अपनी जुबान से पढ़ करके जाओ, लोगों में जागृति पैदा करो और कहो इस देश को बचाने की बात आई है, अब इस देश को बचाएं। जाओ ये काम करो, तब जाके ये जो युवा आज दम भरते हैं, जो लगातार फोटो खींचते हैं, तब जाके आने वाली नस्लें तुम्हारी जवानी पे गर्व करेंगी। जैसे आज हम शहीद आजम भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, अगर आपने अपने समय में काम किया तो मैं लिख कर देता हूं, आने वाली नस्लें तुम्हारी जवानी पे गर्व करेंगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अमेरिका तुम्हारा नाम लेगा, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, उसका क्षेत्र, उसका गांव, उसका मोहल्ला, उसका संभाग, उसका प्रदेश, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा कि ये वो लोग थे अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे और इस देश में संविधान को बचा रहे थे। ये काम करना है साथियों। ये काम जब तक नहीं करोगे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कुछ घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं मेरे सामने हैं। बेस का एक पेज और कहाँ है, देखना जरा। कुछ घटनाएं मेरे सामने हैं, खास तौर से इस थाने की। यहां पर खुफिया विभाग के लोग आए हुए होंगे। भाई मैंने इसका पेज मांगा, इसका एक पेज कहाँ है? नहीं है जी मेरे हाथ में, एक ही पेज है ये रहा। कुछ घटनाएं हैं, यहां खुफिया विभाग के लोग भी आए होंगे। मैं आप सब साथियों को बता दूं, अन्याय के खिलाफ झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जब यह पता लगा कि एक बच्ची को यहां मार पीट करके घसीटा गया, तो अंदर से मन त्राही त्राही कर रहा था। जब यह पता लगा कि 1.5 साल पहले एक बच्चे को यहां गोली मारी गई, गुजर समाज के बच्चे को, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अंदर से क्रोध जो है वो अपनी सीमा पार कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने पहले कहा कि लड़ाई को सही गलत दिशा में ले जाओगे तो गलत होगा, सही दिशा में ले जाओगे तो सही होगा। वैसे भी अधिकतर दलित पिछड़ों के जब आंदोलन होते हैं, उन आंदोलन को सरकार के द्वारा हिंसक बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई आंदोलन है तो हाल फिलहाल में हुआ गुर्जर आंदोलन है। 2 अप्रैल तो बहुत पीछे चला जाएगा। अभी गुर्जर आंदोलन जो हुआ था उसको हिंसक बनाया गया, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया और जेल भेजकर उनके साथ वो सब कुछ किया गया जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं पहले घोषणा कर दूं, आने वाली 6 मार्च को हम जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होंगे। जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के या तो उससे पहले प्रशासन दोषियों को जेल भेजने का काम कर दे, बिल्कुल, और अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो हम जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के वही टेंट लगा करके अपने बर्तन भांडे वहीं लेकर के चलेंगे और वही रोटी बना बना खाएंगे, पूछेंगे प्रशासन में कितना दम है। और इस बेर घटना का शीर्षक जो है वो 2 मुख्य घटनाएं हैं। पहली घटना वो जिस बेटी को खींचा गया, दूसरी घटना वो कि 1.5 साल से जो उस बच्चे की हत्या करके गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं गुर्जर समाज के बच्चे की, वे 2 शीर्षक मुख्य रहेंगे। और तमाम ये मांगे, जैसे हमारे एसडीओपी साहब है अंबा रवि भदौरिया, मैं एक बात और बता दूं पुलिस प्रशासन के लोगों को, मेरे अंदर जो खून में जो ब्लड है वो पुलिस का खून है। मेरे पिता सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस में, मेरा अपना मन करता है मैं कभी पुलिस से भिड़ूं ना, लेकिन जब पुलिस गलत करती है तो वो जो अपरापन है वो क्रोध में तब्दील हो जाता है। मेरी बात एसएसपी साहब तक जरूर पहुंच रही होगी, तो उनको बताइएगा कि यहां जो एसडीओपी साहब है अंबा रवि भदौरिया जी, अंबा थाना प्रभारी को तत्काल स्थानांतरित किया जाए। अगर जनता उनको नहीं चाह रही तो कहीं और भेजे, बहुत सारे थाने हैं, इसी थाने में उनको क्यों जमाए रखा है? मेरा भदौरिया जी से भी कहना है, भाई आपको जनता नहीं चाह रही है तो आप किसी और को यहां भेजें। हो सकता है कि आपसे गलतियां हो रही हो, यही ड्यूटी है आपकी, और ड्यूटी क्या है?
आपको तो यहाँ अम्बा थाने में नौकरी करनी है, और अगर आपको उधर भेज दो उज्जैन की तरफ, वहां भी नौकरी करनी है। यही तो काम है पुलिस का। एक और फरियादी विष्णु करोहिया के ऊपर अम्बा थाना प्रभारी के द्वारा FIR क्रमांक 0700/2024 झूठा मुकदमा लगाया गया, जिसमें FIR लगाकर केस का खात्मा किया जाए। फरियादी विष्णु करोहिया निवासी लैन का पूरा के ऊपर गिरधर के द्वारा जान से मारने की नीयत से अपनी पिस्टल से फायर किया गया, जिसमें उसके जीवन संकट में पड़ गया, और आरोपियों द्वारा फायर किए गए कारतूस के खोखे पुलिस ने बरामद किए। आरोपी का लाइसेंस निरस्त किया जाए। ये कब की घटना है? विष्णु वाली लगभग कब की घटना है ये? अब तक तो लाइसेंस निरस्त हो जाना चाहिए था। आरोपी के द्वारा फरियादी के दोनों पैरों की हड्डी लोहे की रॉड से तोड़ दी गई, जिसमें मामूली धाराओं में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें IPC 326 की कार्रवाई की जाए, अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। ये वही साथी जो भीम आर्मी का यहाँ वो है। देखो, हालांकि भीम आर्मी बोली का जवाब बोली से, गोली का जवाब गोली से दे सकती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक, अगर बोली का जवाब बोली से कहूं तो बाप ने संविधान लिखा। एक बाप ने इस देश में गरीब शोषित वंचित को विधायक MP MLA बना दिया। एक बाप ने इस देश में शिक्षा को लाकर बीचों बीच खड़ा कर दिया, और एक बाप ने इस देश में छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण को यहां खड़ा कर दिया। सन 1920 में शुरू कर दिया था आरक्षण का काम। तो सारे काम जानते हैं। यहां भीमा कोरे गांव भी देखा है, यहां मुरैना चंबल में डकैतों का ललकार भी देखी है, सब चीजें देखी हैं, और डरते भी किसी चीज से नहीं है। लेकिन भाई भीम आर्मी के हाथ पैर मत तोड़ो, ये गलत है। हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, जेल चले जाए, प्रशासन ने संवैधानिक दायरे में जेल भेज दे, वरना के किसी दिन हम मन में बन पड़ा कि हड्डी वड्डी तोड़ लें, तो मुझे लगता है कि जितने लोग अन्याय करने वाले हैं उतना मांस तो सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। हकीकत है भाई। एक समय होता मरे हुए जानवरों का मांस घर वाले, हमारी माँ बहनें जो ना काट कर लाती थी, सुखाती थी, महीना भर खाते थे। आप तो खैर उसमें दाल, नमक, हल्दी, मिर्च सब कुछ मिला लेते हैं। तो ऐसा ना करें भाई, ये गलत है। फरियादी विष्णु करोहिया को, हाँ ये मेन चीज है। ये मेन चीज तो मैंने एक कहा मानने तक जी, ये तो आप मध्य प्रदेश में ड्राइव चलाइए पूरी बड़े पैमाने पर आंदोलन, कि जिस दलित पिछड़े के साथ अन्याय होगा उसके घर पहले उसके 2 लोगों को सशस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा, बाद में सारी चीजें होंगी। FIR भी बाद में होगी, पहले 2 लोगों को सशस्त्र लाइसेंस, और नहीं दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश में सरकार चलेगी नहीं। किसी का लाइसेंस मत होने दीजिए बिल्कुल।